स्वागत है छात्रों दीक्षांत एडुटेक में। दीक्षांत एडुटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लेटफॉर्म दे रहा है। इसके अंतर्गत 8 क्लास के स्टूडेंट्स 9, 10 के लिए जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है वो सभी आपके लिए एक मील के पत्थर के समान होते हैं। बस आवश्यकता होती है तो ध्यान से देखने की और समझने की, क्योंकि इसके अंतर्गत ये एक विधिवत दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि हम अपनी पकड़ कैसे मजबूत करें। याद करना, रटना बहुत आसान काम होता है और भूलना भी, क्योंकि रटने वाला चीज अक्सर ही आदमी भूल जाया करता है, लेकिन समझने वाला चीज जो समझा हुआ है वह जीवन पथ पर अग्रसर होने में सदैव ही सहायक सिद्ध होता है। आइए छात्रों, आज वर्ग 8 के लिए हिंदी व्याकरण जो व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत है, उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम उच्चारण जब करते हैं, किसी बात को कहते हैं तो उसमें सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते हैं और अर्थ का अनर्थ बन जाता है। किसी ने कहा कि मैं तो पहाड़ों पर रहता हूं। उसी बात को सुनने वाले सुन लिए और कहे कि अरे पहाड़ों पर रहता कैसे हूं, मैं तो पर्वतों पर रहता हूं। तो पर्वतों और पहाड़ों में तो विशेष अंतर है नहीं, लेकिन दोनों को कहने के तरीका में, उच्चारण में जरूर अंतर है। पर्वतों और पहाड़ों, कई ऐसे लोग होते हैं जो कह नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में सर पढ़ा रहे थे, एसएसटी का क्लास था, एसएसटी की घंटी थी, एसएसटी के सर पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि देखिए छात्रों, ये कुतुब मीनार है और ये कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार है। दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे थे, अक्सर ही होता है ऐसा क्लासों में, और बातचीत कर रहे थे। सर ने कहा, ए क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें समझा रहा हूं और तुम लोग बात कर रहे हो। नो सर। छात्र तपाक से बोला, नो सर, मैं क्यों बात करूं? मैं नहीं बात करता, मैं तो सुन रहा था। सर ने कहा, अच्छा बताओ मैंने क्या कहा? तो वो तो सुना था धीरे, आधा अधूरा। उसने कहा, सर आप बता रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ऐसा होता है। दिल्ली में कुतुब मीनार है के जगह अगला सुन लिया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, या इस तरह का कुछ सुना और उसने अपना उच्चारण किया। इस तरह के उच्चारण में कुतुब मीनार की जगह कुत्ता बीमार असहज सा प्रतीत होता है। इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए, चूंकि हम शिक्षित व्यक्ति हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम ही से यह आशा की जाएगी कि हम शुद्धता का प्रयोग करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टेशन पर लोग जाते हैं, छपरा, सिवान, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि जगहों पे, परंतु स्टेशन पर बातें करते हैं या पब्लिक प्लेसेस पर, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर बातें करने में अपनी बोलचाल की भाषा में कितने उच्चारण ऐसे करते हैं जो अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। बेगवा हटाइए ना, पूरी डिक्शनरी में खोजते रह जाएगा कोई व्यक्ति बेगवा शब्द का अर्थ क्या होता है, नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं। लोटवा लाइए। इस तरह के ये जो उच्चारण है, अगर हम पढ़ने लिखने के बाद से हम अगर कहते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो शायद 1 स्टैंडर्ड से लेकर के जितने भी अभिज्ञ लोग हैं, जितने भी विज्ञ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विद्वान हैं, वो सभी तक यही बात कहते हैं कि व्याकरण की परिभाषा में सर क्या रखा हुआ है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं।
ये तो रटी रटाई बात है। पढ़ना लिखना शुद्ध शुद्ध, ये शुद्ध शुद्ध जानने के बावजूद भी, परिभाषा को जानने के बावजूद भी आखिर हम अपनी बोलचाल की भाषा में शुद्धता क्यों नहीं ला पाते हैं? कारण यही है, उसमें अशुद्धियाँ क्यों होती हैं? कारण यही है कि उच्चारण में करने में हम अशुद्धता का बोध रखते हैं। कारण उसका क्या है कि जानकारी कम होती है, ना के बराबर होती है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होता है। छात्रों, उससे निराश नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि हमारा जीवन पर्यंत हमें सीखना ही है। नोस्ट्राडामस एक महान दार्शनिक थे, उनका कहा हुआ कथन है ये कि यह जीवन एक किताब की तरह है जिसे निरंतर ही पढ़ते जाना है, पन्ने खत्म नहीं होते, जीवन खत्म हो जाता है, जीवन कम पड़ जाता है, काम खत्म नहीं होता, पढ़ाई खत्म नहीं होती। अगर हो जाती तो वेद व्यास, तुलसीदास, कालिदास जैसे प्रकांड विद्वान कह देते कि मैंने माप लिया है शिक्षा के एक उछले और निचले स्तर को, एक किनारे से दूसरे किनारे तक मैंने तय किया है, परंतु ऐसा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि यह अथाह सागर है जिसको मापना नामुमकिन है, असंभव है। अतः हम जहाँ भी विद्या के इस समुद्र में, महासमुद्र में गोते लगाते हैं, कहीं न कहीं अपने आप को बीच में ही लहरों पर पाते हैं। छात्रों, निराश नहीं बल्कि कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यह संयोग नहीं है आपका नहीं जानना, इसके अंदर निसंदेह कोई न कोई प्रयोग है। आइए छात्रों, देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। शुद्धता के साथ उच्चारण करने के तरीका को समझना, शुद्धता के साथ हम उच्चारण कैसे करें, इसकी शुद्धता, इसके तरीका को समझना है। तो कैसे तरीका, क्या क्या तरीका है, क्या क्या नियम है, इन्हें देखेंगे। फिर लिखावट में शुद्धता लाना, जब उच्चारण में हम शुद्धता लाते हैं तो लिखने में भी शुद्धता लाएं। अक्षर तथा उनके उच्चारण को समझना। बलाघात, अब ये क्या बला है, बलाघात, इसे देखना है। संगम, संगम का मतलब तो मिलना होता है, संगम नदियों का होता है, सुने तो हैं, गंगा गोदावरी कृष्ण कावेरी नर्मदा सरस्वती सरयू जमुना कहीं न कहीं जाके किसी न किसी से मिलती है और उस स्थान को संगम स्थान कहा जाता है। जैसे कि सोनपुर में गंगा गंडक और सरजू का मिलन हो रहा है और संगम हो रहा है। तो संगम का अर्थ मिलन ही होता है, चाहे जिस क्षेत्र में हम देखें, उसे समझना है। तथा अनुतान, अनुतान क्या है? देखते हैं हम गायक गाना गा रहे हैं और गाते गाते टान दिए, ए मेरे वतन के लोगों, तो ये लोगों, ऐ मेरे वतन, जो टान आ रहा है, यह जो खिंचाव है, उतार है, चढ़ाव है, ये सभी अनुतान के अंतर्गत आते हैं, इसे समझना है। व्यंजन गुच्छ के साथ स्वरों के उच्चारण को समझना। व्यंजन गुच्छ अब क्या है? तो जब व्यंजन, हमारे व्यंजन क ख संयुक्त बनाते हैं, क ख संयुक्त बनाते हैं, च छ संयुक्त बनाते हैं, अच्छा, मक्का, धक्का, मुक्का, मक्खन आदि में जो संयुक्ताक्षर जो पाए जाते हैं वह गुच्छ कहलाते हैं। और जब दो व्यंजन आपस में गुच्छ बनाते हैं, अधिकांशतः व्यंजन के ही गुच्छ प्राप्त होते हैं हमें देखने को, तो यह व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। गुच्छे में जो रहता हो वह, और व्यंजन रहता हो गुच्छे में, तो वह व्यंजन गुच्छ है, आसानी से समझ सकते हैं। के साथ स्वरों के उच्चारण को समझना। व्यंजन गुच्छ के साथ स्वर का उच्चारण कैसे हो रहा है उसको समझना है। अर्थात अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा, तो अच्छा में च और छ, यह दो व्यंजनों का गुच्छ है एक साथ, तो इसमें आधा है च, अ, धन, छ,
धन छ धन अ, यानी यह स्वर है और यह स्वर है। यह स्वर चूंकि पहले है तो इसे लिखेंगे, लेकिन यह स्वर आ जो बाद में है, व्यंजन गुच्छ के बाद आ रहा है, परंतु इसे लिखा नहीं जा रहा है, इसकी मात्रा सिर्फ आ रही है। तो यह इस व्यंजन गुच्छ में के साथ स्वरों का उच्चारण कैसे हो रहा है, उसके नियम जो हैं उसको समझना है। फिर समान रूप वाले दर्शित शब्दों के असमानता को समझना। जो समान तो दिखता है, जैसे समान और सामान एक जैसा दिख रहा है, लेकिन एक ही है नहीं, इसमें अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसे समझना। आइए छात्रों, अब चलते हैं हम अपने समझने पर। तो व्यंजनों का उच्चारण, सबसे पहले तो हमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि हम जिन अक्षरों को जानते हैं, जिन शब्दों को, जिन वर्णों को जानते हैं, ध्वनियों को जानते हैं, ध्वनियाँ क्या होती हैं, तो मुख से निकलने वाले अक्षर उच्चारण को ध्वनि कहते हैं। जो अक्षर हमारे मुख से, मुखमंडल से प्रकाशित होता है, निकलता है, वह ध्वनि है। और उन्हीं ध्वनियों को अगर हम लिख देते हैं तो वर्ण कहलाते हैं। जितना, जैसा कि आप जानते हैं इतना। व्यंजन है क, ख, ग, घ और ह। ये 5 व्यंजन, अंग नहीं। ये 5 व्यंजन कंठ से स्वरित होते हैं, निकलते हैं। ध्वनात्मक इकाई के अंतर्गत ध्वनि कंठ द्वारा निकलती है, अतः इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। किन किन वर्णों का, इसे याद रखने की, गांठ बांध के रखने की आवश्यकता है छात्रों। क, ख, ग, घ, यानी क वर्ग का चारों सदस्य और ह उस व्यंजन का एक सदस्य है। यह कंठ द्वारा निष्कासित होता है बोलने के अंतर्गत, अतः यह कंठव्य वर्ण भी कहे जाते हैं। और अंग जो क वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण है, यह कंठ और नासिका दोनों से बोला जाता है। छात्रों, ये अंग, य, अड़, न और म, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अंग, य, अड़, न और म, ये सभी अंतिम अक्षर हैं, अंतिम सदस्य हैं अपने अपने वर्ग के। क वर्ग का अंतिम, च वर्ग का अंतिम, ट वर्ग का अंतिम, त वर्ग का अंतिम और प वर्ग का अंतिम। बस इतना मान लेके चलना है कि ये अंतिम सदस्य जो हैं, इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। 5 अक्षर, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अक्षर पंचमाक्षर हैं, 5 पांडव हैं। पंचमाक्षर, इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। और इन्हीं का प्रयोग, यह व्यंजन जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो बिंदु है, यह टिकुली साटा जाता है इन्हीं 5 वर्णों का। जैसे कंगन, अब कंगन हमने लिखा, तो कंगन में ये जो वर्ण है, यह जो ऊपर दिख रहा है अनुस्वार, यह अनुस्वार क्या है? तो ये अनुस्वार अंग है। क्यों अंग है? क्योंकि इसका नियम है, हम दूसरे वर्ण को देखते हैं, दूसरा वर्ण, इस शब्द का दूसरा वर्ण जिसके पहले, अर्थात दूसरा वर्ण कौन सा है? इसके पहले, जिस वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, वह अगर ये वर्ण जिस वर्ग का सदस्य है, उसी वर्ग का अंतिम अक्षर अंग यहाँ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। घंटा, अब यहां जो है, तो किसके पहले है अनुस्वार?
ट से पहले है, ट से पहले है तो ट वर्ग का अंतिम अक्षर अड़ होता है, अर्थात यह अड़ है, यह। और ये सभी जो वर्ण अनुस्वार के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं वह अर्ध वर्ण होते हैं, अर्थात हल वर्ण होते हैं, वह पूर्ण व्यंजन नहीं होते, अर्ध व्यंजन होते हैं। अर्ध व्यंजन को हल कहा जाता है, हल वर्ण है ये। अतः जब और इनका प्रयोग नासिका द्वारा ही होता है, अपने अपने वर्ग के जो उच्चारण स्थान होते हैं उसके साथ नासिका संयुक्त रहता है, युक्त रहता है। जैसे यह तालु से बोला जाने वाला च, छ, ज, झ, य और स, यानी ये चार च वर्ग के हैं और य अंतस्थ व्यंजन और एक उसमें व्यंजन का तलावे स, ये सभी तालु द्वारा बोले जाते हैं। और इसी वर्ग का अंतिम अक्षर तालु और नासिका द्वारा बोला जाता है। यह कंठ से बोले जाने वाले क, ख, ग, घ और ह के अंतिम अक्षर क वर्ग का अंतिम अक्षर अंग कंठ और नासिका द्वारा बोला जा रहा है, जबकि च, छ, ज, झ, य और स यानी च वर्ग को तालु से जो हम बोल रहे हैं तो यह तालु और नासिका द्वारा बोला जा रहा है। अर्थात जिस वर्ग का अंतिम सदस्य है यह उस वर्ग का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का प्रयोग करके बोला जा रहा है। बस इस बात को गांठ बांध लेना है छात्रों, एकदम सटीक आपका उत्तर होगा और कहीं ठीक नो डाउट गलत नहीं हो सकता। ट, ठ, ड, ढ ये ट वर्ग के सभी सदस्य और र, स, र अंतस्थ का एक सदस्य और स उसमें व्यंजन का एक सदस्य। उसमें व्यंजन के आपके 3 सदस्य यहाँ आ चुके हैं, दंत स बाकी है, वो भी आएगा। और ये जिस तरह से ये मूर्धा से बोले जाते हैं वैसे ही इसका उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका है, यानी कंठ से उच्चारित होता है क, ख, ग, घ और अंग कंठ और नासिका से। च, छ, ज, झ तालु से और य तालु और नासिका से, अर्थात उस उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी संयोग वहां पर मिलता है और दोनों के संयोग से एक प्रयोग निकलता है जो यह ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से। त, थ, द, ध यह दंत से बोला जाता है, जबकि न दंत यानी वत्स और नासिका से बोला जाता है। दंत वत्स दंत से थोड़ा निचला हिस्सा होता है। प, फ, ब, भ ओष्ठ से बोले जाते हैं, जबकि म उसका अंतिम अक्षर, इसी वर्ग का अंतिम अक्षर ओष्ठ और नासिका से बोला जाता है। ल, स दंते स यानी उस व्यंजन का एक सदस्य यहाँ आ गया ल, स और ये ज जिसके नीचे यह बिंदु जो लगा हुआ है, ये नीचे भी बिंदु का अर्थ होता है, इसे नुक्ता या हल्फ कहा जाता है। हल्फ, नुक्ता या हल्फ कहते हैं, या हल्फ कहते हैं। व, फ यह हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है, परंतु हिंदी साहित्य में इसका अधिक जोर है। कर चले हम फिदा, उसमें जो फिदा लिखा जाएगा, जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसमें व, ज, फ, इसको ज का उच्चारण ज वर्त से किया जाता है और व, फ का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों के संयोग से किया जाता है। तो इन उच्चारण स्थानों के आधार पर हम वर्णों को उच्चारित करते हैं, ध्वनियों को निकालते हैं अपने मुंह से, क्योंकि उच्चारण के लिए तो अत्यावश्यक जो प्रथम
चीज है वह ध्वनि ही तो है, क्योंकि ध्वनि अगर हमारा शुद्धता पूर्वक उच्चारित नहीं होगा तो हम उसी से शब्द बोलते हैं, वह कैसे हमारा शुद्ध होगा। इसके लिए हमें उच्चारण स्थान को देखना चाहिए, जिसे हम सभी बोलते हैं, जानते हैं, सिर्फ इसके नाम में कंफ्यूजन होता है। बस इतनी सी बात है। बाद बाकी इन सभी का प्रयोग प्राय पूरे विश्व के लोग करते हैं अपने अपने मतलब की हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये जो आने वाले वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान सिर्फ नाम याद करने के लिए होता है, याद करने योग्य होता है। बाद बाकी इसका उपयोग जो नहीं भी जानते हैं नाम, वो भी करते हैं। हम उनसे तनिक अर्थ को अलग हटाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी विद्या के अर्थ को समझने वाला होता है। समझ जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। और प्राय ये आपको पिछले क्लासों से याद होगा कि उच्चारण स्थान किस वर्ण का कहाँ है। आइए छात्रों आगे बढ़ते हैं। अक्षर, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का अर्थ क्या होता है? तो अ उपसर्ग है और क्षर बराबर होता है अक्षर। इसका अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो। क्षर मतलब क्षरण, यानी नाश न हो, अविनाशी अक्षर। ईश्वर को भी अक्षर कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भी माना जाता है कि वो अविनाशी हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। अक्षर के अंत में अ स्वर का उच्चारण नहीं होता। अक्षर ये र के साथ स्वर है अ, लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता, जबकि अ लिखा अवश्य जाता है। अर्थात यह जो अ है, इसको तो हम लिखते हैं जो प्रथम में है, लेकिन अंत में र के साथ जो है, जैसे इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करने तो अ जोड़ क जोड़ स जोड़ अ जोड़ र धन अ वर्ण विच्छेद करते हैं। अब क श और अ यह तीनों मिलके संयुक्ताक्षर छ का निर्माण करता है। इसलिए जब वर्ण विच्छेद करते हैं हम, तो प्रत्येक वर्णों को तोड़ते हैं, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर देते हैं, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो। और व्यंजन वहाँ पे बिना स्वर के सहयोग के हल के रूप में रहता है, हलंत अतः इसमें लगाया जाता है। यहाँ पे स के साथ अ का उच्चारण है, यानी कि स पूरा और क आधा है, अतः इसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्त अक्षर, जब दो व्यंजन आपस में युक्त हो और दो असमान जाति के व्यंजन हो तो वह संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जबकि समान जाति के, जैसे बच्चा, कच्चा, चचा संयुक्त हो रहा है तो वह संयोग कहलाता है, और यह संयुक्ताक्षर। अक्षर के अंत में अ स्वर का उच्चारण नहीं होता, जबकि अ लिखा अवश्य जाता है। ये वर्ण विच्छेद करने में अ हमने लिखा और पहले लिखने में अ लिखा गया, अर्थात अ को लिखते तो हम हैं, लेकिन उच्चारण करते समय अक्षर र कहते हैं, अ का उच्चारण नहीं करते। जैसे अनजान, अ न जा, अ न जा न। अब अनजान कह रहे हैं, लेकिन अनजान में हम अ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिखने के समय हम तो जरूर लिख रहे हैं। यहाँ लिखे भी हैं और नहीं लिखेंगे तो न जान हो जाएगा, कैसे समझ में आएगा। शब्द के मध्य में उपस्थित व्यंजन गुच्छ का पहला व्यंजन पहले अक्षर के साथ बोला जाता है। क्या कहा जा रहा है नियम में? इस शब्द के मध्य में उपस्थित व्यंजन गुच्छ, ये व्यंजन गुच्छ है जिसे हम लोगों ने पहले स्लाइड में पढ़ा। यह व्यंजन गुच्छ जब मध्य में उपस्थित व्यंजन गुच्छ, अर्थात प्रथम वर्ण को छोड़ करके उसके बाद मध्य में उपस्थित हो रहा है व्यंजन गुच्छ का पहला व्यंजन पहले अक्षर के साथ बोला जाता है। जत्था, जत्था, यानी त का उच्चारण ज के तुरंत बाद हो रहा है।
थ के पहले तो हो रहा है लेकिन थ से थोड़ा विलग लगता है। जत्था, कट्टा, भट्ठा, तो भट्ट के साथ ट का उच्चारित करके आप एक बार देख सकते हैं। यदि व्यंजन गुच्छ में दूसरा व्यंजन य, र, ल, व हो, यदि व्यंजन गुच्छ में दूसरा व्यंजन य, र, ल, व चारों अंतस्थ व्यंजन के हों, व्यंजन य, र, ल और व यह अंतस्थ व्यंजन है हो, तो पहले व्यंजन का उच्चारण 2 बार होगा। कैसे? तो काव्य में हम देखें तो काव और व्य, काव्य, काव्य, व का उच्चारण जो हो रहा है एक पूरा और एक आधा का बोध करा रहा है, जबकि यहाँ पर एक व आधा है, एक व ये भी आधा और ये भी आधा, दोनों आधे ही वर्ण बन रहे हैं। अर्थात काव्य यदि य, र, ल, व हो दूसरा व्यंजन गुच्छ का, तो दूसरा व्यंजन क्या हो रहा है? ये पहला व हो रहा है, दूसरा य हो रहा है, और ये दोनों हो तो पहले व्यंजन का उच्चारण 2 बार होगा। काव्य या वाक्य, वाक्य यानी क का उच्चारण 2 बार होगा। वाक्य, वाक्य और काव्य, इस तरह से जो कह रहे हैं। खट्टा है ना, कट्ठर, गट्ठर, तो टठ का है तो ये इसमें तो य, र, ल, व नहीं है, लेकिन जब य, र, ल, व होगा तो यहाँ पर उसका उच्चारण 2 बार होगा। यदि व्यंजन गुच्छ बीच में अथवा अंत में आए और उसका सुफल व्यंजन, उसका पहला व्यंजन महाप्राण हो तो उस व्यंजन का उच्चारण अल्प प्राण होगा। महाप्राण हो तो उस व्यंजन का उच्चारण अल्प प्राण होगा। यानी व्यंजन गुच्छ के बीच में अथवा अंत में आए। अभी तक जो हम लोगों ने समझा कि व्यंजन गुच्छ के साथ जो उच्चारण हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है। छात्रों, आशा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। आते हैं आगे। बलाघात क्या है? तो किसी अक्षर अथवा शब्द विशेष पर अधिक बल देना बलाघात कहलाता है। किसी अक्षर अथवा शब्द विशेष पर अधिक बल देना, न कोई बात बोल रहे हैं हम और बोलने में किसी ऐसे अक्षर पर अधिक बल दिए, जैसे जाति, तो जा पर अधिक बल दे रहे हैं। दूध, द पर अधिक बल दे रहे हैं। बालू, तो बा पर अधिक बल। 5 हकीकत, की पर अधिक बल। स्वामी, अतिथि पर थी पर अधिक बल दे रहे हैं, तो यह बलाघात है। किसी अक्षर अथवा शब्द विशेष पर अधिक बल देना बलाघात कहलाता है। एक शब्द में एक ही अक्षर पर बल दिया जा सकता है। विशेष अगर बल दिया जाता है तो एक पूर्णतः शब्द के अंतर्गत निसंदेह एक ही अक्षर पर बल दिया जा सकता है, 2 अक्षरों पर नहीं दिया जा सकता। तो हम उच्चारण करते समय आसानी से ये पकड़ सकते हैं कि किस अक्षर पर हम अधिक बल दे रहे हैं, और जिस पर अधिक बल दे रहे हैं वह बलाघात है। बल का आघात हो रहा है उस पर अधिक बल प्रत्यारोपित कर रहे हैं। संगम क्या है? तो संगम के बारे में जैसे हम लोगों ने समझा पहले कि मिलने को संगम कहा जाता है। जी हाँ, मिलना ही संगम तो है। उच्चारण करते समय किन अक्षरों को प्रवाह में पढ़ना है और किनके बीच विराम देना है, उसे संगम कहते हैं। संगम का अर्थ होता है विराम का स्थान, जहाँ रुकावट आए, जहाँ मिल जाए। छात्रों, अगर मिल गए, अगर 2 मित्र मिल रहे हैं तो वहाँ रुक गए, 2 नदियाँ मिल गई तो रुक गई, यानी विराम का स्थान ही संगम कहलाता है। संगम किसे कहेंगे? तो वैसे निर्दिष्ट स्थान को जहाँ विराम प्रयुक्त होता हो उसे संगम कहते हैं।
उच्चारण करते समय किन अक्षरों को प्रवाह में पढ़ना है और किन के बीच विराम देना है उसे संगम कहते हैं। जैसे जा पान लिया, जा पान लिया, इसमें आप देख रहे हैं छात्रों कि जा पान ले आ, एक निर्देश दिया गया, एक आदेश पारित किया गया है कि जाओ भाई जाके पान लेके आओ, पान खाने वाला। और उसी को अगर हम संगम स्थान पर लाते हैं, यहाँ पर संगम नहीं हो रहा है जबकि यहाँ संगम हो रहा है। यह जापान है, जापान ले आ, ये दोनों को अगर जोड़ दिया गया तो ये मिल गए, संगम हुआ इनका और यह बन गया जापान है। ठीक है, इसी तरह से वहां जलसा दिखाई दे रहा है, वहां आज जलसा है। छात्रों, इन सभी चीजों को आसानी से समझा जा सकता है उच्चारण के माध्यम से। जलसा और जलसा यानी जल और सा का अगर संगम हो गया तो वह एक अपना अलग अर्थ प्रकट करने लगा, और अगर वो अलग अलग है तो उसका एक निर्दिष्ट अर्थ अपना अलग हो जाता है। जैसे आओ राम से मिलाते हैं, अब यहां पर है आओ तुम्हें राम से मिलते हैं, यहां पर आओ आओ ओ राम से मिल आते हैं, और अगले पंक्ति में हो ओ आराम से मिलाते हैं, आराम से मिलाते हैं, राम से मिलाते हैं, आराम से मिलाते हैं। इसमें अंतर स्पष्ट होता है। माला के मन का भाव समझो, माला के मन का भाव समझो। इसमें प्रदर्शित क्या हो रहा है इस वाक्य से कि माला एक लड़की है, उसके मन में कुछ भाव है, उसके मन के भाव को समझने की बात की जा रही है। जबकि यहाँ कहा गया कि माला के मनका का भाव समझो, मनका। अब यहाँ मनका का अर्थ हो गया मोती, मनका का भाव समझो। अब यहाँ पर यह भाव हृदय का भाव नहीं, भाववाचक संज्ञा वाला भाव नहीं, या दाम वाला दर वाला भाव हो गया। माला के मनका का भाव समझो, यानी एक माला है गले का, उसके अंतर्गत जो उपयोग किए गए हैं मोती, उनके क्या दर हैं, क्या रेट हैं, क्या भाव। अनुतान को देखते हैं। अनुतान बोलते समय स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव, बोलते समय स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। बोलते समय जो स्वर में होने वाले उतार चढ़ाव जो होता है ना, खास करके गायन विधि के अंतर्गत हम लोग देखते हैं उतार चढ़ाव हो रहा है। उतार चढ़ाव जैसे लता जी की ये गाना है, लता मंगेशकर जी की, है मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी लहरा दो तिरंगा प्यारा। तो ये जो उतार और चढ़ाव जो है यह अनुतान कहलाता है। बहुत से ऐसे गाने हैं जिनमें उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जाता है। मेरी आवाज़ लता जी जैसी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वह स्वर कोकिला कही जाती है, उनका उपनाम स्वर कोकिला है, और पूरा भारत उनका कृतज्ञ है, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी नायाब वह स्वर कोकिला थी जिसका पूरे विश्व में किसी अन्य गायिका ने उनको पीठ नहीं लगाया, अर्थात उनके कंपैरिजन में, उनके तुलना में वो कहीं नहीं दिखती अन्य गायिकाएं। प्रश्न अथवा आश्चर्य प्रकट करने के लिए शब्द और वाक्य दोनों में
अनुतान का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अथवा आश्चर्य प्रकट करने के लिए शब्द में अनुतान का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं, एक शब्द लिए हम लोग, अच्छा। अच्छा समान रूप से कहे, अच्छा, किसी बात पर सहमति जताए, अच्छा। सामान्य रूप से कहे तो वहां पे कहने का एक अलग उच्चारण हुआ। जबकि हम आश्चर्य व्यक्त जब कर रहे हैं, आश्चर्य व्यक्त, अच्छा, मतलब कि कुछ हम नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आए हुए हैं और हमें नहीं पता, और जैसे ही मालूम चला कि जा रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री जी आए हैं, अच्छा, तो ये जो आश्चर्य हो रहा है इसमें अनुतान है। चूंकि तान है, उसमें स्वर हो या स्वर ही का क्या होता है, उतार होता है या गिराव होता है, ठहराव नहीं होता। जहाँ ठहराव हो, उतार और चढ़ाव जहाँ हो वहाँ अनुतान है। जहाँ ठहराव हो वहाँ बलाघात है, और जहाँ पर रुक जाता हो, मिलने के बाद रुकता हो, वहाँ क्या हो, संगम होता है। यानी अगर कोई शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं और किसी शब्द विशेष पर या किसी वर्ण विशेष पर, अधिकांश एक शब्द के अंतर्गत एक ही अक्षर पर या एक ही वर्ण पर कह सकते हैं, एक ही ध्वनि पर बलाघात होता है, बल का आघात होता है, बल प्रत्यारोपित की जाती है। जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, तो वह बलाघात कहा जाता है। जब कहीं ठहराव होता है, रुकने के बाद संगम कहा जाता है। रुक गया, जहां पर ठहर गया, मिलने के बाद वह विराम चिन्ह को प्राप्त किया, वह संगम है, विराम को प्राप्त करता है। और जहां उतार और चढ़ाव होता है स्वरों में, वह अनुतान है। जैसे अगर प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा, मतलब ये प्रश्न पूछने के अंतर्गत हम तीनों प्रकार से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सामान्य रूप हो, चाहे आश्चर्यजनक रूप हो या प्रश्न सूचक रूप हो। सामान्य कथन में अच्छा शब्द का उच्चारण बिना किसी उतार चढ़ाव के होगा। आश्चर्य का भाव प्रकट करने में अच्छा का उच्चारण नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर होगा। अच्छा, आश्चर्य प्रकट करने में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी चढ़ाव उतार, उतार चढ़ाव। प्रश्न का भाव प्रकट करने में अच्छा शब्द का उच्चारण नीचे से ऊपर की ओर होगा। और जब हम प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसका जो होता है उतार चढ़ाव, भाव प्रकट करने में शब्द का उच्चारण नीचे से ऊपर की तरफ, यानी जब हम सामान्य रूप से बोल रहे हैं तो कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, किसी उतार चढ़ाव, बिना किसी उतार चढ़ाव के होता है वो। और जब आश्चर्य प्रकट करते हैं तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होगा। परंतु जब प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तब उच्चारण में सदैव ही नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी गिरावट से उठने के तरफ अग्रसर होता है। यह उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए नियम है, व्याकरण संबंध, जिसे पढ़ना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। आइए छात्रों, अब देखते हैं कुछ उदाहरण ऐसे जिसमें अर्थ का अनर्थ बनता है। शुद्ध उच्चारण पर जितना अधिक बल दिया जाए कम है। शुद्ध उच्चारण पर जितना अधिक बल देते हैं हम लोग वो कम ही होता है, क्योंकि शुद्धता प्राप्त जल्दी नहीं होती, अच्छे चीज विलंब से मिलते हैं। कभी कभी अशुद्ध उच्चारण अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे मिट्टी में बीजों को अच्छी तरह दबा देना चाहिए। दवा, अब इस दवा का अर्थ तो हो गया मेडिसिन। मिट्टी में बीजों को अच्छी तरह दबा देना चाहिए कि दबा देना चाहिए। अगर अच्छी तरह से दबाएंगे तो
उसमें से बीज प्रस्फुटित होगा और एक पौधे का निर्माण होगा। राघव एक शेर बादाम खा गया। अब यहां देखिए एक शेर, ये शेर तो जंगली जानवर है, ये शेर तो जंगल का राजा है। अब एक शेर के साथ बादाम भला कोई कैसे खा सकता है? ये अर्थ का अनर्थ, उच्चारण गलत या लिखते हैं गलत तो होता है। क्या तुमने कभी एक शेर ये मात्रा का बोध करा रहा है। इस शेर का प्रयोग मात्रा के लिए, एक शेर, 5 शेर, 2 शेर, सवा शेर। हाथी की लड़ाई देखी है। क्या तुमने कभी एक शेर हाथी की लड़ाई देखी है? यहाँ ये शेर होगा और यहाँ ये शेर होगा, लेकिन स का उच्चारण या स को लिखने में अगर हम हेर फेर कर देते हैं या एक जहाँ जो होना चाहिए स, उसके स्थान पर दूसरे से स को प्रयुक्त करते हैं तो हमारा अर्थ नहीं बल्कि अनर्थ प्रस्तुत होता है। एक शेर हाथी। शेर आपने पढ़ा होगा, प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी है, सवा शेर गेहूं। सुबह सवेरे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। सुबह सवेरे मुझे पढ़ना, यहाँ पढ़ना शब्द पढ़ना था, पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ना नहीं पढ़ना होगा। घर के चारों ओर बाढ़ लगी थी। बाढ़ तो जल सैलाब होता है, लेकिन बाढ़ नहीं, बाढ़, बाढ़ बाढ़ का अर्थ होता है बगीचा, बागवानी। तो घर के चारों ओर ये बाढ़ लगती है, बाढ़ नहीं लगती। यानी कि हम अगर गलत लिखते या उच्चारण करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बनता है। उपरोक्त सभी वाक्यों के उच्चारण में अशुद्धियों का प्रयोग होने से अर्थ बदलकर अनर्थकारी वाक्य का निर्माण कर रहा है। आइए छात्रों, कुछ नियमों को हम देखते हैं। जैसे अशुद्ध होता है, अ की जगह पर आ का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो, जैसे आधीन अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध है अधीन। अ के स्थान पर आ का प्रयोग करके, और अधिकांशतः ऐसी बातें अक्सर ही देखने को मिलती है। इसी वजह से इस पाठ में ये बात कही गई है कि जितना भी बल दे उच्चारण के ऊपर वह कम ही है, शुद्धता जल्दी प्राप्त नहीं होती। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं, यह गलत है, हस्तक्षेप होता है, यानी कहीं रोक रुकाव करना। बारात नहीं बरात होता है। यानी इन सभी शब्दों में एक खास बात दिखाई दे रहा है कि अ के स्थान पर आ का प्रयोग किया गया है और अर्थ बदलकर अनर्थ कर रहा है या अशुद्धि को प्राप्त कर रहा है। व्यवहार नहीं व्यवहार होता है। आइए दूसरे में देखते हैं, अगर आ के जगह पर अ का प्रयोग कर दिया जाए तो भी अशुद्धियां होती हैं। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक, सामाजिक कई छात्र लिख देते हैं, सामाजिक नहीं होता शब्द, सामाजिक होता है। आहार नहीं आहार होता है, आहार नहीं होता। नाराज नहीं नाराज होता है। पारिश्रमिक होता है, परिश्रमिक लिख देते हैं कई लोग। ये लिखने में गलतियां न हो, अर्थात अ के स्थान पर आ या आ के स्थान पर अ का उच्चारण अगर हम करते हैं तो वह अशुद्धि पूर्ण शब्द बनता है, और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें इन नियमों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई का, छोटी ई जैसे बड़ी ई का प्रयोग कर देते हैं। सुमति, यहाँ ती में दीर्घकार है, ये गलत होगा। सुमति माने अच्छी मति, अच्छे विचार। बुद्धि, बुद्धि इस तरह से होगी, छोटी ही होगी। अतिथि, अतिथि, तिथि में भी छोटी ही होती है, त में भी और थ में भी, और अतिथि में भी इसी तरह से होगा। अतिथि इसे कहते हैं जो बिना तिथि बताए चला आता हो।
यही देखिए, बड़ी ई की जगह पर छोटी ई का भी प्रयोग किया गया है। निरीक्षण, यह निरीक्षण बड़ी ई होना चाहिए, तो यहाँ पर छोटी ई दिया गया। दिवाली, 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 दीपावली, दीप, ये सभी दीर्घकार से होने वाले शब्द हैं। दिया, यह अगर दिया लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है जलने वाला दीप, और अगर ये दिया लिख देते हैं गलती से अशुद्धि के कारण, तो यह क्रिया का रूप हो गया। आम दिया, जामुन दिया, देने की क्रिया को यह दर्शाता है, अतः यह क्रिया शब्द हो गया। जबकि यह दिया दीप का नाम हुआ, वह संज्ञा शब्द हुआ। कितना अंतर हो जाता है यहाँ। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से ये सभी स्वर वर्ण हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिनके उच्चारण अगर बदल जाए तो अर्थ का अनर्थ बनता है, अशुद्धि को प्राप्त करता है। अतः ऐसा न हो, इसलिए इन्हें ध्यान से देखें। छोटा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ। मधु, यहाँ पर छोटा ऊ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया है, शुद्ध होगा मधु, छोटा ऊ। साधु, छोटा ऊ से होगा। दयालु, छोटा ऊ से होगा। यूं भी हम जानते हैं छात्रों, ऐसा नहीं कि इस नियम को आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण अल्प समय में होता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण हर्ष स्वर से दोगुना समय में होता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। अब दीर्घ स्वर का उच्चारण जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि साधु, ध के ऊपर उच्चारण में कम जोर है या अधिक जोर है। अगर कम जोर है तो छोटा ऊ होगा, और दोगुना बल लग रहा है, बल का आघात हो रहा है, तो वो बड़ा। उसी तरह से ये बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ दे देते हैं। सूरज, सूरज अगर हम कहते हैं तो सूरज में बड़ा ऊ की मात्रा स में होता है, क्योंकि स के ऊपर देखिए बोल करके तो जोड़ दिया जा रहा है। सूरज, सूरज ऊपर दूसरा, दू ऊपर जोड़ दिया जा रहा है। दूसरा कहीं भी हम लिखेंगे तो वहां दीर्घकार होगा, हर्षकार नहीं होगा। सुराख, सुराख में सु पर जोर दे रहे हैं, अर्थात जिन उच्चारण करते समय हम देख सकते हैं और इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जिन पर उच्चारण करते समय अधिक बल दिया जा रहा है वह दीर्घ स्वर होगा, और जिस पर कम बल दिया जा रहा है वो हर्ष स्वर होगा। अल्प प्राण के स्थान पर महाप्राण और महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण हो जाता है। कैसे? तो सीधा साधा, सीधा सादा। अब यह देखिए, यह महाप्राण है और यह ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, अंग, घ और ख और घ पर अधिक वायु निकल रही है मुंह से, तो मुंह से जब वायु कम निकले तो अल्प प्राण, अधिक निकले तो महाप्राण। जब वायु का सारा खेल होता है, जब हमारे मुंह से वायु का अधिक निष्कासन हो तो वो महाप्राण है, अर्थात सीधा साधा। अब सीधा कहते हैं, साधा कहते हैं, जबकि होता है सीधा सादा। धोखा, धोखा, अब यहां पर अल्प प्राण, धोखा महाप्राण होगा। ठंडा, ठंडा, भूख नहीं, भूख होता है। चिट्ठी नहीं, चीट ठ होता है, चिट्ठी। बुढ़ा, बुढ़ा, डढ़ संयुक्त होता है। यहाँ पर हम भूल कर बैठते हैं और उस भूल के वजह से हमारी अशुद्धियाँ दर्शित होती हैं। अशुद्ध है वसंत, बसंत नहीं वसंत होगा। नवाब नहीं नवाब, विवाह
नहीं, विवाह, ब नहीं होगा, ना एक ब होगा ना दो ब होगा, यह दोनों ही व होगा। ब देखिए कितना का अंतर होता है। ब है हमारा वर्गीय वर्ण अर्थात प वर्ग का सदस्य है, यह स्पर्श व्यंजन है, जबकि व अंतस्थ व्यंजन है। दोनों के प्रकृति और प्रकार में अंतर हो जाता है और यही अंतर तो अशुद्धता को अंजाम देता है। वंदना नहीं, वंदना होता है, वंदना नहीं होता। बवंडर नहीं, बवंडर होता है। और इस तरह से हम अशुद्धियों को दूर करते हैं अपने। देखिए तलावे स, मूर्धन्य स और दंते स, ये 3 स हैं। इन तीनों में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन को कैसे हम दूर करें? का उच्चारण लगभग स के समान होना। जैसे देखिए विकास, विकास, तो ये स तीनों अलग अलग स हैं, इनको आसानी से आप पकड़ सकते हैं उच्चारण करके। तलावे स तालु से बोला जाता है, जो कि इसके पहले हम लोगों ने देखा। मूर्धन्य स मूर्धा से बोला जाता है, जबकि दंत स दांत के प्रयोग से बोला जाता है। और उसी उच्चारण करके हम आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। विकास, सुशील, शासन, शाश्वत, सिफारिश। यहाँ पर सिफारिश जब कह रहे हैं तो स दंत से उच्चारित हो रहा था, दंते स होगा। भूषण, विभीषण, यह मूर्धा से स का उच्चारण हो रहा है। आशा तालु से हो रहा है। प्रसाद दंत से, प्रशंसा इसमें दोनों हो रहा है। पहला जो स हो रहा है वह तालु से प्रसन्न और तीसरा स दंत से हो रहा है, अतः यह तलाव्य और यह मूर्धन्य स होगा, दंत स होगा। मनुष्य, पोशाक, शंकर तथा वशिष्ठ, ये ऐसे उदाहरण है जैसे शोषण, विशेषण, शेष आदि, ये स में अधिक अशुद्धियाँ होती हैं, जबकि इसमें बहुत ही कम अशुद्धियाँ हो सकती है। हमें सिर्फ अपने उच्चारण स्थान को ध्यान में रखना है कि तलावे स मतलब तालु से बोला निकलने वाला। अब हम उच्चारण करके देख लेंगे कि भाई तलावे स है या दंत से है या मूर्धन्य से है, और पहले बोल लेंगे, एक बार अपने मन में ही बोल लेंगे अगर परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं तो, या कहीं ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर हम मुंह से बोल नहीं सकते, तो वैसे स्थिति में हम उसको देख करके बोल सकते हैं, अपने अंदर एक बार महसूस कर सकते हैं और अपने आंसर को टिक लगा सकते हैं। आइए अच्छा अगला स्लाइड है। न के स्थान पर अण का प्रयोग एवं अण के स्थान पर न का प्रयोग। पुण्य, देखिए आप देख ही रहे हैं परिणाम, यह जो ना है, यह ना कहाँ से आ रहा है? तो देखिए यह इस न का प्रयोग कहाँ से होता है? तो त, थ, द, ध, न। त कहाँ से हो रहा है? तो दंत से, और दंत तथा नासिका के उपयोग से, वत्स तथा नासिका के उपयोग से इसको बोला जा रहा है, जबकि ट, ठ, ड, ढ मूर्धा से बोला जा रहा है और यह मूर्धन्य मूर्धा से बोले जाने वाला ये न है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि परिणाम और परिणाम में बड़ा न होगा। प्रणाम, रामायण, प्रमाण, कल्याण, गुण तथा गोपनीय, गणनीय, इन सभी शब्दों में हम एक ही प्रकार से देख रहे हैं, जो कि हम आसानी से इसे दूर कर सकते हैं अगर तनिक हम कोशिश कर लें, हम उच्चारित कर लें और उसके उच्चारण स्थान को पकड़ लें। मुख्य बात है छात्रों, हमें अपने उच्चारण स्थान को पकड़ना। अगर उस पर हमारी पकड़ है, जो पहले ही स्लाइड में हम लोगों ने देखी, तो फिर अशुद्धियों का होना प्राय कम हो सकता है या ना के बराबर हो सकता है। लक्ष्मण, लक्ष्मण होता है, यहाँ पर संयुक्ताक्षर आएगा। परीक्षा, परीक्षा छात्रों कई बार मैंने देखा है कि परीक्षा को कई छात्र चालू भाषा में इस तरह से भी परीक्षा लिख देते हैं, जबकि कभी भी परीक्षा में बड़ी की मात्रा होगी, छोटी की नहीं होगी, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। छिद्र, नक्षत्र, स्वच्छ, यानी इस छ के स्थान पर इस छ का प्रयोग करके हम अर्थ का अनर्थ बना देते हैं, अशुद्धि को प्राप्त करता है हमारा शब्द और हम
कट जाता है नंबर, ऐसा न हो इसके लिए इस पर अवश्य ध्यान देने हैं। अब अंत में आता है व्यंजन गुच्छ, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया। व्यंजन गुच्छ के आरंभ में अ का उच्चारण, स्कूल, स्कूल, अ का उच्चारण हो रहा है स्कूल, जबकि यह सही है। स्नान में अ गायब हो जा रहा है, न स्नान रहता है, क्योंकि स के साथ, ये दंते स के साथ जब अ युक्त होता है उच्चारण के अंतर्गत, तो वहां से अ वहां लिखा नहीं जाता, उसको हटा दिया जाता है। श्वान, स्नान, किसी भी स के साथ अगर अ का प्रयोग हो रहा है उच्चारण के जगह पर, स्थान पर, तो वहां पर अ नहीं होगा। स्नेह, स्थिति, स्थान, ये सभी इसी प्रकार के शब्द हैं जो कि आप देख रहे हैं। व्यंजन गुच्छ के साथ स्वर का उच्चारण, धर्म, 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 आधा र का उच्चारण होगा, यानी इस र के साथ अ युक्त नहीं रहेगा। और जब भी दो वर्णों के बीच में आधे र का प्रयोग होता है, तो इतना नोट करके रखने की बात है कि वह दूसरे वर्ण के कपार पर जाकर बैठ जाता है। जब दो वर्णों के बीच आधे र का प्रयोग होता है, तो दूसरे वर्ण के माथे पर यह आधा र आ जाता है, रेफ के रूप में र लिखा जाता है। जबकि आप जानते हैं छात्रों कि र 6 प्रकार से लिखा जाता है। यह री है, इस री का उच्चारण सदैव ही, यह री है, यह हर्ष स्वर है। यह र ट्रक, ड्राम, ट्रेन आदि जगहों पर जो विदेशी भाषा के शब्द हैं उसी में प्रयोग किए जाते हैं। यह र यह है जो दो व्यंजनों के बीच में आधे र का प्रयोग के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। यह र पूरा होता है, जैसे प्रकार, प्रकार में प आधा है जबकि र पूरा है, अतः र के साथ अ युक्त रहता है। यह र बड़ी र के रूप में, और यह र जनरली हम जानते हैं। ये 6 प्रकार से र लिखा जाता है। र ही एक ऐसा वर्ण है जो 6 आधा दर्जन प्रकार से लिखा जाता है। इसको नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, ठीक है। करम, राजेंद्र, सुरेंद्र, प्रकाश और प्रसिद्ध ऐसे ही शब्द हैं, और इन शब्दों के आधार पर हम सिर्फ कुल मिला के यह देखें कि उच्चारण जो बोल रहे हैं वही लिखते हैं, और जो बोलने में अगर हम उच्चारण स्थान को पकड़ करके चलते हैं तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी या ना के बराबर होंगी। अपवाद को छोड़ दें तो साधारण रूप से हमारा गलती अगर कम हो तो 80% जरूर है कि इससे आने वाले प्रश्नों का उत्तर हम सही दे सकते हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और इसमें समझने की बातें भी बहुत होंगी, आप समझे भी हैं। धन्यवाद। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, और आप अच्छे से पढ़ करके इस देश के एक अच्छे, उन्नत और संघर्षशील, शिक्षित, सुशिक्षित नागरिक बन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए, अपने देश को भी अग्रसर करते हुए अपने देश को एक नए आयाम तक पहुंचाएं। धन्यवाद छात्रों।